हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा दो बाइक्स के बीच में। एक हमारे सामने है पल्सर की 150 नियॉन, दूसरी हमारे सामने है पल्सर की 125 नियॉन। तो इन दोनों के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लगती है देखने में। अगर इसके सिर्फ 150 के ब्रांडिंग को जो कि यहाँ पे है उसको हटा दिया जाए तो बाइक में ऐसा कोई चेंज आपको फिजिकली नहीं दिखाई देता है कि अंतर है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 150 की जगह जो है हम 125 ही क्यों ना ले लें। तो इस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे कि इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो 150 और 125, तो सबसे पहले दोनों का स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर है। तो बेसिकली आप जानते होंगे कि मैं जो स्पेसिफिकेशन मतलब जो बाइक आपको ऑफ़र करती है उसके अंतर के अनुसार आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये बताता हूँ। तो ये बाइक जो है कैसी चलती है, क्या इसमें स्पेसिफिकेशन मिलता है उसके अनुसार बात करेंगे। और ये बाइक कैसी चलती है, क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, इसके टायर कैसे हैं, इंजन कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले जो है फ्रंट एरा से शुरू करेंगे, आगे की तरफ से शुरू करेंगे। तो आगे से अगर आप दोनों का हैंडल देखिएगा तो आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ना ही इसके लाइटिंग्स में मिलेगा, ना ही जो स्टिकर दिया गया है। जैसे यहाँ ये सिल्वर कलर वाला है तो सिल्वर में भी कोई स्टिकर नहीं दिया गया। हेलोजन का हेडलाइट भी मिलता है, बल्ब इंडिकेटर्स जैसे मिलते हैं एकदम सेम डिटो सेम जो चीज़ मिलता है वो भी चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, हम टायर का एक ही बारे में बात करेंगे। अब हम इंजन के बारे में बात करेंगे कि दोनों को जो आप परचेस करिएगा तो यहाँ पे 150 सीसी का इंजन मिलता है, वहाँ 125 सीसी का इंजन मिलता है। तो जब हम 150 सीसी का इंजन को परचेस करेंगे तो जो पावर मिलता है इसमें आपको वो 14 पीएस का मिलता है और टॉर्क मिलता है 13.25 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको मिलता है 150 में। इसमें आपको वहीं थोड़ा कम मिलता है 11.8 पीएस का पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लगभग 12 पीएस पावर 11 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास आप बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर प्रैक्टिकल पावर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों को चलाइएगा भी ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप 50-60 के स्पीड तक चलाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको 5 गियर ट्रांसमिशन आता है तो वो इसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 5 गियर है, इसमें भी 5 गियर है, दोनों ही एयर कूल्ड इंजन भी आपको मिलता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जो है इसको चलाइएगा तो 60-70 में ज़्यादा स्मूथ चलेगी, इसको चलाइएगा 60-70 में तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। दोनों 60 के स्पीड तक दोनों जो है बराबर ही चलती है, एक समान ही जो है आवाज़ करती है, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम चेंज करना चाहें अपने मूड को कि हम 125 सीसी नहीं, हम लोग 150 सीसी में जाएंगे तो आपको क्या डिफरेंस आएगा। जब आप कभी लॉन्ग रूट पे रहिएगा ना, तो जब लॉन्ग रूट पे हम रहते हैं तो बेसिकली हम 4 लेन पे 70-80 का स्पीड मेंटेन करते हैं। तो बहुत लोग 60 भी चलाते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 125 भी परचेस कर सकते हैं वहाँ पे, यही मैं बताना चाह रहा था बेसिकली। और अगर आप 60 से ऊपर का स्पीड मेंटेन करते हैं लॉन्ग रूट्स में तो आपको 150 सीसी पे जाना चाहिए। एक फैक्टर और इसमें आ जाता है, अगर आपका खुद का वजन 90 केजी है, मतलब 80-90 केजी के आसपास है, तो कभी आप डुअल लोडिंग के साथ जाइएगा तो 70 केजी और ऐड कर लीजिए, 60 केजी और ऐड कर लीजिए, तो 90-60 मतलब आपका वजन जो है ज़्यादा हो जाएगा। जो है 1.5 क्विंटल 1.7 के आसपास आपका चला जाएगा। तो वहाँ पे भी अगर आपका खुद का वजन ज़्यादा है और आप खुद पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो अगर आपका खुद का वजन ज़्यादा है तो आप 1.5 सीसी पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको जो टॉर्क ज़्यादा मिलता है तो आप जब बाइक लोकल में भी चलाइएगा तो स्ट्रगल नहीं करेगी, आराम से चलेगी। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़रूर वहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर आप एवरेज वेट के हैं, 60 केजी 70 केजी के बीच में आते हैं, 75 केजी तक भी चलते हैं, तो आप यहाँ जो है इस इंजन की तरफ जा सकते हैं, 125 की इंजन की तरफ जा सकते हैं। उसके और स्पीड का भी मैंने आपको बात बता दिया, अब वेट का बात बता दिया। अब तीसरा हमारा माइलेज का फैक्टर आ जाएगा। कहीं ना कहीं इससे 3-4 किलोमीटर ज़्यादा जो है माइलेज आपको देगी ये बाइक, थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज देगी। क्योंकि 125 सीसी में जब 4 गियर की बाइक आती थी तब थोड़ा कम माइलेज हम मानते थे कि चलो ठीक है उसमें कम माइलेज है, लेकिन जब 5 गियर के साथ आई तो कहीं ना कहीं ओवर ड्राइव हमारा बढ़ा, जिससे हमारा माइलेज जो है 5 गियर वाली बाइक में 125 सीसी के साथ इंक्रीज़ हो गई। तो हमारा जब माइलेज बढ़ जाएगा, तो अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डे बाई डे
पेट्रोल का दाम जो है वो बढ़ ही रहा है, तो आपको ज़्यादा माइलेज अगर वहाँ पे चाहिए होगा तो फिर आपसे 125 की तरफ आ जाइएगा। लेकिन आपका फिर भी अगर वेट ज़्यादा है तो आप 150 सीसी की तरफ ही रहिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली यहाँ पे अभी मैंने प्राइस का फैक्टर नहीं बोला है, प्राइस का फैक्टर भी मैं ऐड करूँगा। ये 3 चीज़ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि आपको अगर ज़्यादा थोड़ा सा वजन भी चाहिए बाइक का, तो क्योंकि ये 148 आता है, 140 केजी की आती है, तो 8 केजी का डिफरेंस है। और इसमें आपको फ्यूल लीटर टैंक भी आपको 15 लीटर का मिलता है, इसमें 11.5 मिलता है, 11.5 लीटर का मिलता है, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट भी चाहिए तो भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात आएगी, अगर आपको खुद का वजन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वेट की बाइक को परचेज़ करिए। अदरवाइज़ ये ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट में आपका आसान रहेगा कि आपको कभी इधर उधर करना हो बाइक को तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक फैक्टर और यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारा प्राइस का बात कर लेते हैं। तब तक आप बाइक देखिए कि बाइक कैसी लग रही है। तो हम प्राइस का बात करते हैं। तो प्राइस जैसा कि मैं आपको बताऊँ तो जो नियोन है, नियोन आपको एक्स शोरूम 78,000 की आती है, और मैं ऑन रोड पटना का अगर बात बोलूँ तो ये 93,000 रुपीज़ की आती है। तो ये बाइक अगर आप परचेज़ करते हैं, यानी कि नियोन हम 125 की बात कर रहे हैं, तो ये आप 93,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप 93,000 में इसको परचेज़ करके अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट आपका टाइट नहीं है, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, तो आप 150 की तरफ जा सकते हैं, जिसका एक शोरूम प्राइस 95,000 रुपये आता है। और ऑन रोड प्राइस अगर पटना की बात करें तो आपको 1,12,000 रुपये में ये आ जाएगी ऑन रोड पटना। डिफरेंस कहाँ मिलता है? आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा देखने में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो 3 फैक्टर थे उसको मैंने आपको ढंग से समझाया कि इन 3 चीज़ों में आपको मेन डिफरेंस मिलेगा, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी हम बात करें तो इसमें और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस में चेंज है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप फ्रंट व्हील से आप देखना शुरू कीजिएगा, तो जैसा कि आपको सॉकर मिल रहा है वो सेम है दोनों में, रिफ्लेक्टर दोनों में सेम इसी तरह मिलेगा। 125 में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि थोड़ा छोटा है। और जो आपको 150 सीसी में मिलता है उसका डिस्क ब्रेक का प्लेट जो है वो बड़ा है, और ये आपको मिलता है 260 mm का डिस्क ब्रेक। और इसमें आपको ABS मिलता है, जबकि इसमें आपको CBS मिलता है। ऐसे इसको ASB बोलता है बजाज, जिसको बजाज टोटल अगर बोले हम फुल फॉर्म में तो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम इसको बजाज बोलता है। तो इसमें आपको दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इसमें दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकिंग अच्छा होगा, और इसीलिए मैं ज़्यादा वजन में इस पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिलेगा, जैसे इसमें आपको डेकल्स देखने को मिल रहे हैं, सेम डेकल्स आपको 125 में भी मिलेंगे। टायर प्रोफाइल हम यहाँ पे देख लें तो टायर प्रोफाइल यहाँ 80, 100, 17 मिलता है। और यहाँ पे अगर हम टायर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे भी आपको 80, 100, 17 मिलता है। लेकिन जो टायर की क्वालिटी है वो आपको जो है इसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगी। इसमें अभी C8 वाला आपको टायर मिल रहा है, इसमें आपको MRF वाला भी टायर आपको मिलेगा 150 में। लेकिन इसमें आपको जो है यूरो ग्रिप जो टायर की क्वालिटी है, ये टायर की क्वालिटी मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं MRF और C8 जो है इससे बेहतर टायर क्वालिटी आपको देता है। रियर में भी हम आके आपको यहाँ पर बताएंगे, रियर में दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक मिलता है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टायर देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह का टायर मिल जाएगा, और टायर का इसमें भी आपको C8 लगा हुआ है पीछे। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो MRF वाला है वो वाला वेरिएंट परचेज़ कीजिएगा हो सके तो यहाँ पे आपको 190/17 इंचज़ के आपको मिलते हैं। और अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें अभी आपको 197 की, तो विड्थ और चौड़ाई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टायर की जो कंपनी और ब्रांड है उसमें थोड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। तो एक रिलायबल के तौर पे देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी, लेकिन टायर के बारे में उतना नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके टायर ज़्यादा अच्छे आपको 150 में मिलेंगे टायर के मामले में अगर बात करें थे। उसके बाद हम बात करें ओवरऑल अगर सीटिंग पोजीशन, इस सब में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। और इसका सीट पोजीशन का हाइट कभी भी बजाज के आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलता है। ऐसे लोग इसका जैसा कि सीट पोजीशन है वो 790 mm के आसपास आपको सीट पोजीशन जो है सैडल हाइट इसका आपको मिल जाता है। तो एज अ 5.5 से आप 5.4 से जो है इस बाइक को चला सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5.4 है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। मेरा एज अ 5.6 इंच में अगर किसी एक साइड चाहूँ तो अपना फ्लैट पैर रख सकता हूँ। तो अगर आपकी हाइट जो है 5.4 है तो वहाँ से आप चला सकते हैं दोनों ही बाइक को। तो एक का सीटिंग पोजीशन दिखाना काफ़ी है यहाँ पे मेरे लिए। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों में आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है। 150 अगर ट्विन डिस्क में जाइएगा तब किक स्टार्ट मिलना बंद होता है, लेकिन इन दोनों में किक स्टार्ट भी मिल जाता है। इंजन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, डुअल स्पार्क इंजन है। ऑलमोस्ट इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब उसके आगे एक डिफरेंस और आपको मिलता है जो कि इंजन कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। अगर आपको FI चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन चाहिए, तो आपको
150 की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, जो कि कम्प्लीटली FI नहीं है, उसमें भी सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, उसका जो फ्यूल इकोनॉमी सप्लाई है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है जैसा कि FI का होता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बोलते हैं क्योंकि वो कार्बोरेटर में ही इनबिल्ट होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाने का कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है। जैसे कार्बोरेटर में हमारा नीचे का टंकी होता था, ये सेम ऐसा ही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक कार्बोरेटर है और इसमें आपको अभी भी फ्यूल लीड जो है बंद और चालू करने का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि 150 में हम आए तो 150 में आपको जो है FI सिस्टम मिलता है, जिसमें किसी तरह का फ्यूल चालू बंद करने का सिस्टम नहीं है और इंजेक्ट करती है यहाँ पे, जैसे इंजेक्शन मिल जाता है। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस बड़ा आता है क्योंकि प्राइस में डिफरेंस है, तो कुछ तो ऐसा चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी अगर स्टीयरिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात करें, इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा अपने नज़रिए से कि आपको दोनों में से कौन सी परचेस करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको अपने नज़रिए से आपको समझा दूंगा। पहले एक स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए क्योंकि आपको दिक्कत होगी, तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको ABS का लाइट मिल जाएगा और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा। और हो सकता है कि बजाज ने अभी 220 और पल्सर 150 ट्विन डिस्क में लाया है नया वाला डिजिटल मीटर, हो सकता है इसमें भी बहुत जल्द लेके आ जाए। अब वैसा कोई कंफर्मेशन लेकिन नहीं है। और बाकी सेम चीज़ आपको मिल जाती है, इंजन चेक लाइट और ETC जो है एस यूजुअल सेम मिलती है। जो इंजन क्यू स्विच और ये सभी चीज़ें जो है आपको 125 में मिलती है। तो हमको दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना, ऐसा आप बोलिएगा तो चलिए दिखा देते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। बस जो इंजन चेक लाइट है यहाँ से यहाँ लेके आ गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ABS तो मिलता नहीं है, तो ABS वाला वहाँ से सीन हटा दिया गया है। बाकी सिंगल सीट है, बहुत अच्छी बाइक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं नज़र आती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस से लगभग 165 mm के आसपास का आता है। चेंज ये है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ जो है आपको 150 में मिल जाएगी नियॉन में, जो कि पहले नहीं आती थी लेकिन फिर बाद में ऐड की गई। और इसका कैटालिटिक कन्वर्टर और जो एग्जॉस्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसका एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर वो अलग है। अगर आप बात करेंगे जैसे कि यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, और हम सेम चीज़ को और इसी सेम पैटर्न को मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका कैटालिटिक कन्वर्टर को इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है फिटमेंट का। और क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलता लेकिन स्पेस दिया गया है, तो आप बाद में ख़रीद के मन करे तो लगा ज़रूर लीजिएगा। और मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा लुक में जो है ये थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी टकरा के टूट जाता है। तो नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप बाद में लगवा सकते हैं, ऐसा मतलब है। प्राइस कम अभी आपको तत्काल शुरुआत में देना पड़ता है। तो अभी और चीज़ों पे हम बात नहीं करते हैं। बाकी आपको सेम सॉकर एग्जॉर्बर ETC आपको मिल जाता है, सेंटर स्टैंड दोनों में ही मिल जाता है, दोनों में 5 गियर मिल जाते हैं और दोनों ही आप चला सकते हैं। अब हम निर्णय पे आते हैं। आप जो कंफ्यूज हैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोकल चलते हैं और आपको हमेशा लोकल ही चलना है, आपको ऐसा सोच के रखना है, सोच लिया है आपने, तो आप 125 की तरफ जा सकते हैं। आपको कम पैसे भी खर्च करने हैं उसके साथ, और आपका बॉडी वेट भी एवरेज है, तो आप इसके तरफ जाइए। आपको कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं आएगी। आपको जो है 93,000 समथिंग मैंने जो भी बोला उसमें आपको ये बाइक जो है ऑन रोड आ जाएगी। कि कहीं पे भी हो आप तो उसके आसपास में ऑन रोड आ जाएगी। अगर हम वहीं पे बात करें इस बाइक की जो 150 है, तो अगर मैं एक जनरल तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आदमी कितना भी बोलते हैं कि हम लोकल के लिए बाइक ले रहे हैं, लेकिन उसको लेके वो 200, 300, 400 किलोमीटर जाता ही है कभी ना कभी, साल में एक बार ना 2 बार कभी ना कभी जाता है। और कुछ लोग आज के डेट में, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ते जा रहा है वर्क का, तो मार्केटिंग वाले लोग एक दिन में 100 किलोमीटर तक बाइक चलाते हैं, अपने नियरेस्ट एरियाज़ को अच्छे खासा कवर करते हैं। और अगर आप टाउन जो है बड़े टाउन में रहते हैं तो आप 150 सीसी की तरफ ही जाइए, आपको आराम महसूस होगा। थोड़ा सा माइलेज का अंतर आएगा लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। FI रहेगा, माइलेज अच्छा मिलेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छी लगती है। इसमें अगर इसको मैं अगर बोलूँ कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सीधा है कि कुछ 500 रुपये की और स्टिकर लेके और इसमें लगा दीजिए तो ये स्टैंडर्ड की तरह दिखने लगेगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको आएगा। अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ये जब ये सब चीज़ें ऑलरेडी फिट की हुई मिलेगी, आपको पावर अच्छा मिलेगा
तो आप काम को जब करिएगा, जब कहीं जाइए आइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग ये देती है, राइडिंग देती है। तो आप कभी भी लॉन्ग टूर पे जाइएगा और यकीनन जाइएगा तो वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। तो उसके लिए आप इसकी तरफ जा सकते हैं। प्राइस में जो अंतर आ रहा है आपको लगभग 17,000 रुपये का अंतर डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो 17,000 का डिफरेंट वहाँ पे वर्थ इट होगा, क्योंकि इसका डिमांड भी जाता है। और ये वो पल्सर की इंजन है जिसने पल्सर को पल्सर बनाया है। कहने का मतलब ये है कि इंजन ही हमारे बाइक को जो है सेल करती है। हमारा बाइक का डिज़ाइन कभी बाइक को सेल नहीं करता। जब इंजन सक्सेसफुल होती है तो उस इंजन के साथ बहुत तरह की मॉडल्स जो है बाइक की आने लगती है। तो ये वही जो उस समय का जनरेट किया हुआ और रेगुलर अपडेट के साथ आज ये वही 150 सीसी का इंजन है जिसमें बहुत अच्छा पावर मिलता है। और लोग इस इंजन को पसंद भी करते थे, जिसके कारण आज आप जितना भी बाइक देखिएगा वो पल्सर का 150 यही इंजन के साथ जो है सबसे ज़्यादा सेल होती है बजाज की, जिसके कारण इसका नाम अच्छा खासा बना हुआ है। तो उस पर्पज़ से भी आप अगर उस नज़रिए से देखते हैं कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इंजन चाहिए तो उस नज़र से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका सामान शोरूम, आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ इसका बहुत इजी अवेलेबल है। और लगभग अगर कोई भी मिस्त्री हो उसको एक एक चीज़ इस बाइक के बारे में पता होता है आज के डेट में। इस इंजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंजन मेरा ज़्यादा फोकस होता है, किसी भी बाइक का आप मेरा रिव्यू देखिएगा तो इंजन मेरा ज़्यादा फोकस करता है। तो उस चीज़ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा वही कंक्लूजन है, आपको बजट टाइट है, लोकल में यूज़ करना है, एकदम कंफर्म है, आप 100% कंफर्म है और थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज चाहिए, पैसे भी कम लगाने, तो इसके तरफ जाइए। अगर आपको वजन भी एवरेज है तो इसकी तरफ जाइए, अदरवाइज अब इसकी तरफ जाइए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपको जीएसपी बजाज पटना में। तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं। फाइनेंस जो भी ETC आपको जानकारी चाहिए तो कॉल करके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बाय बाय।